हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करें। आज की अपनी पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये लास्ट कविता है अपनी फ्लेमिंगो जो पोम सीरीज चल रही है, पांचवी और अंतिम कविता जो फ्लेमिंगो की किताब से ले रखी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के मद्देनजर, जिसके कवि हैं एड्रियन रिच। ये कवित्री है। कवि को इंग्लिश में सामान्य तौर पर आपके क्या कहते हैं, पोएट कहते हैं, और कवित्री जो है उसे पोएटेस कहते हैं। लेकिन सामान्य आधुनिक इंग्लिश में ज्यादातर पोएट शब्द का ही प्रयोग करते हैं, चाहे कवि हो या कवित्री हो। तो ये एड्रियन रिच जो है, इन्होंने ये कविता लिखी है आंट जेनिफर्स टाइग्रेस। एड्रियन रिच जो है वो फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट यानी क्या होता है? महिलाओं से संबंधित जो है विचारधारा रखने वाली, महिलाओं के बारे में या महिलावादी जो आंदोलन थी उसकी मुख्य प्रणेताओं में से ये एक भी थी। तो इन्होंने जो है ज्यादातर महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, महिलाओं के बारे में, महिलाओं की समाज में स्थिति को लेकर के ये कविता लिखी है। और आज की जो अपनी कविता है जिसका शीर्षक है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के शेर, या जो है एक महिला का उन्होंने वर्णन किया है, उसको उन्होंने एड्रेस करके, संबोधित करके पुकारा है जेनिफर के नाम से। और उनके टाइगर्स, उनके यहाँ टाइगर से तात्पर्य है ये आंट जेनिफर जो है वो क्या करती है कि ये पेंटिंग का, सॉरी एम्ब्रॉयडरी का कार्य कर रही है। एम्ब्रॉयडरी यानी क्या होता है? कशीदाकारी। कशीदाकारी का कार्य करती है। कशीदाकारी करते करते जो है वो अपने घर पे बैठी बैठी जो है कपड़े के ऊपर जो है टाइगर्स बनाती है। शेरों के बाग जो टाइगर हैं उनको कशीदाकारी के माध्यम से उकेरने का कार्य करती है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर यानी उनके द्वारा कशीदाकारी करके उस कपड़े के ऊपर बनाए हुए टाइगर से तात्पर्य। अब टाइगर से यहाँ टाइगर क्यों लिया उन्होंने? यानी दो तरह की बातें जो है, एक तो जो है कंपैरिजन कर रही है, तुलना कर रही है। एक तो एक तरफ जो है वो उस महिला के बारे में जो आंट जेनिफर के रूप में उसे कविता में प्रयोग की गई, एक तो आंट और दूसरा जो है टाइगर शेर। इन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से कॉन्ट्रास्ट किया है, उन्होंने तुलना की है। तुलना आंट जो है वो क्या है? वीकनेस का प्रतीक है। वीक है, वो थोड़ी सी कमजोर है, और जो है बर्डन, बोझ तले जो है बर्डन ढो रही है, बोझ ढो रही है। किसका? स्पेशली मैरिज का, अपनी शादी का जो बंधन है वो उस बंधन में बंधी हुई है और उसके बोझ तले दबी हुई है। दूसरी तरफ जो इन्होंने टाइगर का वर्णन किया है, टाइगर क्या है? स्ट्रेंथ का प्रतीक है। स्ट्रेंथ यानी क्या हो गया? ताकत का, यानी ताकत का, फियरलेसनेस का, यानी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं। जबकि ये महिला पूरी तरीके से भय से भरी हुई है, वो कमजोर है, वो दुर्बल है। और भय किस बात का? अपने पति का भय, अपनी जो वैवाहिक जीवन है उस वैवाहिक जीवन के बोझ तले वो दब करके रह रही है। और दूसरी तरफ टाइगर जो है वो किस प्रकार से ताकत का और फियरलेस, यानी वो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से डरता नहीं है, निडरता का प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो ये कवित्री जो है वो मुख्य रूप से जो है वर्णन करना चाहती है कि समाज किस प्रकार से पैट्रियार्चिक है। पैट्रियार्चिक यानी क्या होता है? पुरुष प्रधान। पैट्रिकल, पैट्रिकल यानी क्या होता है? पुरुष प्रधान, जिसमें पुरुषों की प्रधानता हो। पितृत्व कह लीजिए, पितृत्व समाज है। एक मातृत्व समाज होता है, मातृत्व ये जिसमें माता की यानी महिला की प्रधानता हो। और शुरू से ही जो है वो अपना समाज सामान्य तौर पर प्रारंभ प्राचीन काल से ही पुरुष समाज रहा है, पुरुषों की प्रधानता रही है। तो उससे पुरुषों की प्रधानता के ऊपर इस कविता में जो है वो किस प्रकार से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में इस कविता के माध्यम से ये एड्रियन रिच वर्णन करती है। अब अपने आसपास हम लोग बहुत सी महिलाओं को देखते हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाती रहती है, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबके रहती है। अपनी स्वयं की पसंद, अपनी डिजायर, अपनी कामनाएं, अपनी पसंद नापसंद को बिल्कुल ही वो केयर नहीं करती है, और सामान्य तौर पर जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते वो अंदर ही अंदर धंसते चली जाती है। तो ये कविता भी उसी थीम पर आधारित है कि किस प्रकार से ये जो एंट जेनिफर है वो अपने पति के डोमिनेंस को स्वीकार करती है, उसको जो है उसके बोझ तले डोमिनेंट, उसका पति जो है उसके ऊपर किस प्रकार से जो है वो अपना आधिपत्य जमाता, अपना अधिकार जमाता है। उसी अधिकार के बोझ तले, उसकी जिम्मेदारियों के बोझ तले, पति के डर के कारण, खौफ के कारण वो जो है उनका सामना नहीं कर पाती है। जबकि वो अपनी उस जो है उस पैनल के ऊपर, जिस कपड़े के पैनल के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कशीदाकारी कर रही है, वो टाइगर बना रही है। और टाइगर जो है दूसरी तरफ किस चीज का प्रतीक है? वो फ्रीडम का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो
ताकत का प्रतीक है, निडरता का प्रतीक है, जबकि वो वास्तव में अपने जीवन में चाहती क्या है, वो स्वतंत्रता चाहती है। जिस प्रकार से ये स्वतंत्र रूप से ये टाइगर विचरण कर रहे हैं अपने नेचुरल इनहेबिटेंट में, यानी अपने प्राकृतिक आवास जंगलों में जिससे खुले प्रकार से विचरण कर रहे हैं अपनी ताकत के साथ, अपने गर्व के साथ में, अभिमान के साथ में, उसके हृदय की जो कामनाओं को वो इस कविता इस पैनल के माध्यम से, इस एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से आंट जेनिफर गूंथने का प्रयास करती है। उसी थीम पर यह कविता है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। कविता किस बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर इज अ पोम बाय एड्रियन रिच इलस्ट्रेटिंग हर फेमिनिस्ट कंसर्न। वर्णन करती है उनकी महिलावादी जो विचारधारा है, वो महिलाओं की ताकत को लेकर के, उनकी समाज में जो है बराबर सम्मान स्थिति को लेकर के हमेशा एड्रियन रिच उसकी पक्ष धर रही है। और इन द मेल डोमिनेंट वर्ल्ड, आज का संसार प्राचीन काल से, आज का जरूरी नहीं है, मनुष्यों की हमेशा डोमिनेंट किया है, मनुष्य से तात्पर्य है या पुरुष ने डोमिनेंट किया है। पुरुष ने हमेशा से ही जो है समाज में अपना जो है ताकत जो है उन्होंने उसका प्रयोग किया है, महिलाओं का हमेशा शोषण दमन करके उनको रखा गया है। वुमेन ऑफ हर टाइम वाज ओनली सपोज्ड टू बी अ ड्यूटीफुल होम मेकर। अब उन समय की, जब एड्रियन रिच की कविता लिखती है तो उस समय की महिलाएं, आज के समाज में तो स्थिति महिलाओं की काफी सुधार हुआ है, महिलाएं जो है पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन उस समय जब ये 18वीं 19वीं 20वीं सदी की बात थी तो उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में काफी बदतर थी। तो वो जो है इन हर टाइम वाज ओनली सपोज, महिलाओं का उस समय काम क्या माना जाता था कि वो सिर्फ घर का काम करे, चूल्हे चाक चौबंद जो है घर की चार दीवारी के भीतर ही कार्य करें। आज तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो आगे जाकर के पुरुष के साथ में कार्य कर रही है। दिस पोम थ्रू द वर्ल्ड ऑफ आंट जेनिफर, इस कविता के माध्यम से, आंट जेनिफर के माध्यम से ये कविता हमें कहती है अबाउट हर इनर डिजायर, उनकी आंतरिक, इनर यानी अंदर की, डिजायर यानी क्या होता है, विश, कामना। महिलाओं के अंदर की जो कामना होती है, उनकी भी इच्छाएं होती है, उनके भी कुछ सपने होते हैं। टू फ्री हर सेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र रखने का, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एब्यूजिव मैरिज, जो ऐसी शादी का बंधन, ऐसी शादी के बंधन से वो मुक्त होना चाहती है जिसमें उसको बहुत सी प्रताड़नाएं सहनी पड़ रही है। एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी, और जो पुरुष शतात्मक या पितृ शतात्मक जो समाज है, उस पितृ शतात्मक या पुरुष प्रधानता वाले समाज से ऐसी शादी के बंधन से मुक्त होना चाहती है। उसकी आंतरिक जो हार्दिक इच्छा है वो इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्ति की है, उन्हीं के बारे में ये कविता वर्णन करती है। यानी एड्रियन रिच ने इस कविता के माध्यम से महिलाओं की जो मुख्य समस्या है उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। जिस प्रकार से समाज, उस समय का तत्कालीन समाज जो है वो पुरुषों की प्रधानता से युक्त था और सिर्फ महिलाओं को जो है घर के चार दीवारी के भीतर ही बंद रख करके उनके कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो वो जो है उस समय में, उस समाज में वो एड्रियन रिच आंट जेनिफर के माध्यम से उससे महिलाओं के आंतरिक मन में जो आने वाली इच्छाएं हैं वो स्वतंत्रता को लेकर के हो सकती है और शादी के जो बंधन है उनसे मुक्ति को लेकर के हो सकती है, या पुरुष प्रधान समाज में उन्हें भी स्वतंत्र रूप से सम्मान जो है अधिकार मिले, उन्हीं विषय पर आधारित है कविता जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, and they pace in a sleek chevrolet certainty. अब जो है आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि सारे जो स्टैंजाज हैं उनमें स्टैंजा में जो राइम स्कीम है, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी, टी ये दोनों सेम है, और इसमें ग्रीन और स्क्रीन, तो इनकी जो राइम स्कीम है जिसको हम लोग तुकबंदी बोलते हैं, राइम स्कीम जो सामान्य तौर पर पहले स्टैंजा में और सारे स्टैंजा में इसी प्रकार की है। फर्स्ट जो साउंड है वो आपके ए बी बी, हर 3 स्टैंजा है इस कविता में, सबकी इसी प्रकार से चल रही है। 12 लाइन की सब स्टैंजा की अगर माना जाए तो ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, इस तरह से। एक स्टैंजा की बात करें तो ए बी बी, सारे स्टैंजा की, बल्कि दूसरे स्टैंजा में भी इसी प्रकार का है, वुल पुल बैंड हैंड, ए बी बी, सबकी साथ की बात कर रहा था मैं, तब मैंने कहा था ए बी बी सी सी और डी डी। लाई बाय मेड अफ्रेड, ये इस प्रकार से जो है पूरे पोम की जो राइम स्कीम है वो आपके इसी प्रकार की है। राइम स्कीम यानी तुकबंदी, जिसके बारे में हम लोगों ने पूर्व क्लासों में भी
बात की थी। तो सबसे पहली बात होगी अपना लिटरेरी टर्म्स की। इसमें जो लिटरेरी टर्म राइम स्कीम वो है वो आपके AABB के फॉर्मेट में रहेगा। तो क्रिटिकल नोट्स का एक जो पॉइंट है, आप लोग उसमें जब एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड आपके स्टैंज आ जाए तो उसमें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन के क्रिटिकल नोट्स वाले पॉइंट में। Aunt Jennifer's tiger. So in the starting of the poem, Aunt Jennifer, Adrian Rich is describing that Aunt Jennifer, there was a woman whom she addresses Aunt Jennifer, जिस महिला को वो Aunt Jennifer के रूप में संबोधित करता है। तो Aunt Jennifer's tiger, अब Aunt Jennifer से टाइगर से क्या तात्पर्य हो गया? She was embroidery, वो एम्ब्रॉयडरी का कार्य कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होता है? कशीदाकारी, यानी किसी भी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि कपड़े के ऊपर जो है रेशमी धागे से जो है किसी प्रकार की सुई के माध्यम से डिजाइन तैयार की जाती है, उसको कसीदा निकालना कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो वो क्या कर रही है, एक कपड़े के ऊपर जो है आंट जेनिफर ने एक कसीदाकारी करके एक टाइगर के जो है फोटोग्राफ बनाया है। अब प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, प्रांस यानी क्या होता है? उछल कूद करना। उस आंट जेनिफर ने जो फोटोग्राफ उस एम्ब्रॉयडरी से बनाए हैं, उसके ऊपर जो शेर बने हुए उछल कूद करते हुए अक्रॉस आर पार जा रहे हैं। स्क्रीन से यहाँ पर जिसके ऊपर, जिस बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने फोटोग्राफ बना रखा है कसीदाकारी करके, वो उछल कूद करके स्क्रीन के आर पार जाते हुए से दिख रहे हैं, इधर से इधर। अक्रॉस प्रपोजिशन का प्रयोग कब करते हैं? जब जो है किसी के जो है आपके किससे कोई आर पार करे, अक्रॉस यानी यहां से वहां, ठीक है ना। और अलोंग का प्रयोग कब करते हैं? जब उसके किनारे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सड़क है तो उसके किनारे चल रहे हैं तब तो अलोंग है, और उसके आर पार इस प्रकार से जा रहे हैं तब उस अवस्था में वो क्या है? आपके अक्रॉस द स्क्रीन, वो उस स्क्रीन से नजर आ रहे हैं आंट जेनिफर के टाइगर जो उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट वो एकदम चेहरे के ऊपर उनके देवर शाइनिंग, वो चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। टॉपेज मतलब क्या होता है? येलो कलर का एक प्रकार का प्रेशियस स्टोन होता है। येलो प्रेशियस यानी क्या होता है? कीमती। स्टोन यानी क्या होता है? पत्थर। एक प्रकार का कीमती पत्थर होता है जो पीले कलर का होता है, उसे टॉपेज बोलते हैं। डेनिजन्स यानी क्या होता है? सिटीजन यानी क्या होता है? निवासी। दे आर द डेनिजन्स यानी निवासी हैं ऑफ द ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो उन टाइगर के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है, हरे कलर का है। तो दीज टाइगर्स आर द सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो हरे भरे जंगल के निवासी हैं जिनका उसने वर्णन किया है, जिनका फोटोग्राफ उन्होंने उकेर रखा है, बना रखा है। तो इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दीज टू लाइन एड्रियन रिच इज डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज आंट जेनिफर डूइंग। आंट जेनिफर क्या कर रही थी उसके बारे में वर्णन करता है। शी हैज एम्ब्रॉयडरीड अ फोटोग्राफ ऑफ अ टाइगर्स ऑन अ क्लोथ, उन्होंने एक कपड़े के ऊपर जो है जानवर मतलब टाइगर्स के जो है वो एम्ब्रॉयडरी से कसीदाकारी करके स्क्रीन पे उसने फोटोग्राफ बना रखा है। और ये कैसे है? एकदम चमकने वाले पीले कलर के, येलो कलर का ही होता है ये अपने टाइगर, तो पीले कलर के चमकने वाले सुंदर से शेरों के निशान बनाए हैं टाइगर्स के चित्तौड़ भाग के जो निवासी हैं, कहाँ के? हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, अब वो वर्णन कर रहा है। दे यहाँ किसके लिए आया है? फॉर टाइगर्स। वे जो शेर बने हुए हैं जो आंटी ने बनाए हैं, दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं, वो भयभीत नहीं होते हैं। द मैन, उन लोगों से भयभीत नहीं होते हैं। बीनीथ यानी क्या होता है? के नीचे। बीनीथ यानी के नीचे, जो खड़े हैं, किसके नीचे? द ट्री, जो पेड़ों के नीचे जो लोग खड़े हैं वहीं पास में, उन लोगों से वे जो टाइगर है वो बिल्कुल ही भयभीत नहीं होते हैं। शेर तो भयभीत होता ही नहीं है, खूंखार जानवर है, मजबूत जानवर है। तो वो जो है अपने आसपास क्या है, कौन है, लोग हैं, कितने हैं, इन सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। और इन्हीं से उल्टा, जस्ट उल्टा, वो आंट जेनिफर जो है हमेशा डर रही है, भयभीत हो रही है। किससे? अपने पति से भयभीत हो रही है। उससे जो है अपने पति की जिम्मेदारियों को लेकर के चिंता है, शादी की जिम्मेदारियों को लेकर के चिंता है। दे पेस इन स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी, वे लोग पेस यानी क्या होता है? चलते रहना, गति। वो चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। इन अ स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी, स्लीक यानी शान से, यानी
शानदार तरीके से, वो अपनी शान शौकत से जो है, गर्वता से, घमंड से, प्राउड से वो जो है निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। सर्टेनिटी, निश्चित होकर के, पूरी तरीके से उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है और वो अपनी ही जो है धुन में, अपनी ही गति में, बिना किसी डर के, भय के, अपनी शान से, शौकत से जो है वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो in the first stanza, Adrian Rich is describing about the panel on which and Jennifer has printed the tigers. पहले स्टैंजा में वो ऐसे पैनल के बारे में वर्णन कर रही है जहां पर एड्रियन रिच की जो मुख्य किरदार है एंड जेनिफर, उसने उसके ऊपर टाइगर बना रखे हैं और जो टाइगर एकदम चमकते हुए पीले कलर में है और टोपाज के समान जो कीमती पत्थर होता है उसके समान चमक रहे हैं और अपनी हरी भरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से वो विचरण कर रहे हैं। पेड़ों के नीचे जो भी लोग आ रहे हैं वो उनसे बिल्कुल ही भयभीत नहीं हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने में ही मदमस्त होकर के आराम से शानो शौकत से चल रहे हैं। द पोएट एड्रेसेस लेडी, कविता की शुरुआत में पोएट जो है अपने एड्रियन रिच वो एड्रेसेस करती है। एड्रेसेस मीन्स क्या हो गया, संबोधित करती है, एक महिलाओं को संबोधित करती है जिसका नाम क्या है, एंड जेनिफर नाम से उसको संबोधित करती है। शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी डिजाइन विद अ ब्यूटीफुल टाइगर्स, वो अभी क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन बना रही है जिसके ऊपर सुंदर से शेर बना रखे हैं। विच आर रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, वह हरे भरे जंगल में पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से, बिना किसी भय के, फियरलेस यानी बिना भय के दौड़ रहे हैं। She has described, उसने ये भी वर्णन किया है उनकी सुंदरता के बारे में। उनकी सुंदरता की तुलना उसने किससे की है, एक पीले जो है कीमती पत्थर से की है जिसको टोपेज के नाम से जाना जाता है। They appear bright yellow in the green backdrop of the forest, वो जो पीछे जंगल का जो नजारा है उस फोटोग्राफ के पीछे का, वो पीछे का बैकड्रॉप है वो हरे कलर का है। They are fearless, वे निडर हैं, and they are not affected by the presence of man, और वहीं पर पास में पेड़ों के नीचे कुछ लोग भी खड़े हैं लेकिन उन लोगों से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन शेरों के ऊपर, वे उनसे बिल्कुल ही नहीं डर रहे हैं। हियर इज द कॉन्ट्रास्ट, उन्होंने जो है कॉन्ट्रास्ट किया है यानी तुलनात्मक रूप से दो अलग अलग चीजों का वर्णन किया है। फर्स्ट वन टाइगर जो है और दूसरे जो है किसके बीच में, एंड जेनिफर के बीच में। टाइगर तो कैसे हैं, फियरलेस है, निडर है, शाइनी है, चमकदार है और एलिगेंट, अपनी शान शौकत में ताकत के प्रतीक के तौर पर। और दूसरी तरफ जो आंट है वो किस प्रकार से है, वो भयभीत है, डरी हुई है, किससे, अपने पति से और पारिवारिक जिम्मेदारियों से। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटर। आंट जेनिफर अब क्या कर रही है, वो अपनी अंगुलियों को चला रही है, एम्ब्रॉयडरी का कार्य भी कर रही है साथ साथ में। तो सी हर फिंगर्स, उसकी जो अंगुलियां हैं वो फ्लटर, फ्लटर यानी क्या होता है, फड़फड़ाना, फ्लटर यानी कमजोर तरीके से जब जो है एकदम कंपकंपी होना, ट्रेम्बल करते रहना, कंपाते रहना, जिससे किसी भय के कारण, उसे बोलते हैं फ्लटरिंग। फ्लटरिंग यानी कंपा रही है। थ्रू हर, थ्रू यानी क्या होता है कि बीच में से। हर वुल, उसने जो है रुई, जिस रुई से वो गूंथ रही है, किसी प्रकार का वो बना रही है, धागे से, रुई से पैनल बना रही है, तो उस रुई में, थ्रू यानी के बीच होता है। वैसे ही अभी हम लोगों ने दो प्रेपोजिशन की बात की थी, एक तो जो है सड़क के वगैरह के, उनके किनारे किनारे तो अलोंग हो गया, आर पार करने के अर्थ में जो है सड़क को क्रॉस, एक्रॉस हो गया, और जंगल के बीच में से या किसी चीज के बीच में से, तब उस कंडीशन में थ्रू का प्रयोग करते हैं। टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ जंगल, दो मित्र जो है वो जंगल के मध्य से गुजर रहे थे, तो थ्रू यानी क्या हो गया, के बीच में से। थ्रू हर वुल, उसने जो है हाथ में जो ये धागा वगैरह रुई का जो है वो पकड़ रखा है, तो उसमें वो क्या कर रही है, उसकी अंगुलियां जो है वो कंपा रही है, कांप रही है उसको कार्य को करते हुए। अब बिकॉज she was trembling, her fingers were trembling because she was afraid of, वो अपने पति से डरी हुई थी। हो सकता है उसका पति इसकी अनुमति नहीं दे रहा उस कार्य को करने की, तो इस वजह से जो है she was afraid, वो भयभीत थी, डरी हुई थी। find even यानी क्या होता है, यहां तक की जो है it was difficult for her to hold that needle, उसके लिए जो needle है, needle means क्या हो गया, ivory needle यानी जो सुई बनी हुई है, जो बड़ी वाली सुई होती है जैसे काटने के लिए, बुनने के लिए जो कार्य आती है, आइवरी नीडल से याद आती है, मतलब हाथी दांत की बनी हुई जो नीडल है, हार्ड टू पुल, इट वाज हार्ड फॉर हर टू पुल, उसके लिए खींचना तक भी मुश्किल हो रहा
है, उसके हाथ इतने कांप रहे हैं, इतने कमजोर हो रखे हैं कि वो सुई को, निडल को भी जो है उससे कपड़े में से जो है खींच पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स, अब उसके लिए क्या समस्या आ रही है? मैसिव, मैसिव यानी क्या होता है? भारी भरकम, विशालकाय। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उसके हाथ के ऊपर जो है वेट, वेट यानी क्या होता है? भार, उसके हाथ पर जो है भार है अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के द्वारा दी गई जो शादी की बैंड, बैंड हियर मींस रिंग, जो शादी की रिंग है उसका भार जो है उसे ढोना पड़ रहा है, और वो भार बहुत ज्यादा भारी है, बहुत बड़ा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और ये जो शादी की जो अंगूठी है, सिट्स हैवीली, वो बैठी हुई है, मतलब उसके ऊपर, हाथ के ऊपर अभी भी धारण कर रखी है, अपॉन के ऊपर, आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर वो अभी भी जो है अंकल के द्वारा दी गई शादी की जो रिंग है, अंगूठी है, वो अभी भी उसने धारण कर रखी है। अब इसने कहा कि बहुत ज्यादा भारी, यद्यपि रिंग है तो वो हल्की होती है। इसी प्रकार से अगर किसी चीज को एग्जेजरेट करें, एग्जेजरेट यानी क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के कहने के अर्थ में हिंदी में तो अलंकार होता है, कौन सा बताइए? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तब उसे बोलेंगे अतिशयोक्ति, और इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? हाइपरबली। क्या कहेंगे? हाइपरबली। ये बोल्ड टाइप है स्पेलिंग, HYPER, हाइपरबली यानी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब भी किसी चीज को एग्जेजरेट करे, एग्जेजरेट यानी क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, तब उस कंडीशन में जो लिटरेरी डिवाइस जो काम में लिया गया है इन पंक्तियों में, वो आपके क्या हो गया? हाइपरबली। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस की बात कर ही रहे हैं, पिछली क्लासों में भी हम लोगों ने की। आप बताइए, ये फिंगर्स फ्लटरिंग, इसमें कौन सा लिटरेरी टर्म्स काम में आया? कल की पोम में भी पढ़ा, उससे पूर्व की पोम में भी पढ़ा, कौन सा है? एलिट्रेशन। शाबाश। एलिट्रेशन क्या है? क्यों है? क्योंकि देयर इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। जब भी किसी प्रकार से कॉन्सोनेंट लेटर की पुनरावृत्ति हो शब्द के पहले ही अक्षर में, तो उसे एलिट्रेशन का प्रयोग करना कहेंगे। तो यहां बात हम लोग कर रहे थे हाइपरबली की, कि भी उनके आंटी के जो है मैसिव वेट, उनके जो अत्यधिक भारी जो है आपके हाथ के ऊपर भार है उस अंगूठी का, वो उसको निरंतर अपनी आंट जेनी पर अपने हाथ के ऊपर ढो रही है। तो इन द सेकेंड स्टैंजा, एड्रियन रिच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ आंट जेनिफर, हाउ ही हैव टू सफर बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर मैरिज। इस कविता के सेकंड स्टैंजा में एंड जेनिफर की जो दयनीय स्थिति, उसके बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार से पारिवारिक और वैवाहिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें इस प्रकार की जो है सफर करना पड़ रहा है, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर हैंड्स वर ट्रेमलिंग व्हाइल एम्ब्रॉयडरी, डूइंग हर एम्ब्रॉयडरी और मेकिंग दैट पैनल, वो अपनी वुल से, उससे ऊन से जो काटने का कार्य कर रही थी, तो उस समय जो है उसके हाथ तक कांप रहे थे उसकी कमजोरी के कारण, और इट वाज वेरी हार्ड फॉर हर टू पुल दैट आइवरी निडल, उनके लिए जो है उस आइवरी निडल को पकड़ना तक और उसको खींचना तक भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और फिर वो वर्णन करता है कि हाउ ही हैज टू टेक द बर्डन ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग रिंग, उसे किस प्रकार से उसके पति के द्वारा की गई शादी की जो रिंग है उसका बोझ अपने हाथों पर लेकर के निरंतर चलते रहना पड़ रहा है। सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? द पोएट सेज दैट व्हाइल शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी, जब वो एम्ब्रॉयडरी का कार्य कर रही है तो हर फिंगर्स आर ट्रेमलिंग, शेकिंग, क्वेरिंग, इन शब्द का एक ही अर्थ है कि उसकी हाथ जो है वो अंगुलियां है वो क्या कर रही है? कांप रही है। एंड विथ फियर ऑफ हर हस्बैंड, अंगुलियां किस वजह से कांप रही है? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ, फियर यानी डर, उसे डर है किसका? अपने पति का। इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर हर टू पुल हर नीडल अप एंड डाउन, उसके लिए जो है वो कमजोर होने की वजह से उसके लिए उस नीडल को पुल करना, खींच पाना जो है वो भी काफी बड़ा मुश्किल हो रहा है। इवन द वेडिंग रिंग्स इज लाइक अ बर्डन टू हर, और यहां तक कि उसने जो वेडिंग रिंग अपने पति के द्वारा दे रखी है वो भी उसके लिए एक बोझ के समान है। She has faced so many difficulties in her married life, उसने अपने जिंदगी में, वैवाहिक जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। And that the little ring is described as a heavy band on her
ट्रेमलिंग फिंगर्स, उसकी कांपती हुई अंगुलियों के लिए काफी अत्यधिक भारी है। दिस मीन्स दैट हर मैरिड लाइफ वाज फुल ऑफ अनहैप्पीनेस। इसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो वैवाहिक जीवन था वो किन से भरा हुआ था, ना खुशियों से, दुखों से भरा हुआ था, वो इतनी खुश नहीं थी। अब रिंग पहने होने की वजह से नहीं, वो कह रहा है कि उसका वैवाहिक जीवन जो है वो अपने पति की जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते जो है वो निरंतर वो काफी सफर करना पड़ रहा है और काफी दुखी है। महिलाओं को देखते हैं हम लोग जो है इस प्रकार से ऐसे कुछ आभूषण, अपने समाज में भी कुछ आभूषण वगैरह जो है वो पहनती हैं, तो वो किसी न किसी चीज का प्रतीक होता है। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें एक जो सेकंड पार्ट था मुकेश की कहानी वाला, उसमें क्या था, बैंगल मेकर्स था। अब बैंगल क्या है, बैंगल आर द सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, वैवाहिक जीवन में, शादी में जो है मंगल सुहाग का प्रतीक मानी जाती है ना। तो ठीक वैसे कि वैसे ये सुहाग की कुछ ऐसी हम लोग देखते हैं अपने आसपास बहुत सी महिलाओं को ऐसे कुछ भारी भारी आभूषण जो है वो धारण करके रखती है, ग्रहण करके रखती है, पहन के रखती है। अपने दादी को हम लोग देखते हैं कि ये चांदी के बड़े बड़े जो है कड़े वगैरह, जिनको क्या कहते हैं, कड़ियां बेड़ियां कहते हैं ना, कड़ियां बेड़ियां आधा किलो की होती है। अपने को थोड़े समय के लिए देते हम लोग, बड़ी परेशानी होती है लेकिन वो उतारती नहीं है ना। कई बार अपने उनके पाँव में, उनके हाथों में चुभ तक जाती है, अंदर धंस तक जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, फिर भी वो छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो इसको जो है अपनी जिम्मेदारी मानती है और उसका बोझ तले हमेशा लेकर के चलती है। जीते जी तो है सामान्यतः खोलती ही नहीं है, पति के जीते जी तो स्पेशली नहीं खोलती है ना। अब आजकल तो थोड़ी कल्चर चेंज हो गया है, तो बहुत कम धारण करने लगी है, महिलाएं पहनती नहीं है। पहले तो खूब पहना करती थी, अपने यहाँ से चुड़ले शुरू होते थे, यहाँ तक पहनती थी पूरे के पूरे, है ना। अब तो कोई 2 चूड़ी पहनते हैं, वो भी नहीं पहनते हैं, बहुत कम हो गया। लेकिन ऐसा वो सारा का सारा किस चीज का, शादी के प्रतीक के तौर पर महिलाएं धारण करती है, आज भी कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि आज पूर्णतः बंद हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जो है पहनावा चेंज हो गया, तो उससे थोड़ा सा बदलाव आया। तो ये जो है उसने आंट जेनिफर ने जो है अपने अंकल जी मतलब उनके पति, हमारे अंकल जी हुए, उनके द्वारा दी गई जो वेडिंग रिंग है वो धारण कर रखी है, और उसके बोझ तले उस वेडिंग रिंग को यहाँ पर बोझ के प्रतीक के तौर पर जो है उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। लास्ट फाइनल स्टैंजा क्या कह रहा है, when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। लास्ट स्टैंजा में पुनः वो वर्णन करती है कि जो उसके हाथों के ऊपर बोझ है, हाथों के बोझ से तात्पर्य मतलब उसका जो मैरिटल जो है उसके ऊपर बर्डन है, जो वैवाहिक जो बोझ है उसके जीवन पर, वो निरंतर बना रहेगा, उसको छुटकारा नहीं मिलना है इनसे। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है उसको छुटकारा मिलना ही नहीं है। तो व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, यानी जब आंट जो है उनकी उम्र पूरी हो जाएगी और आंट की मृत्यु हो जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो ये टेरिफाइड, फियर से भरे हुए डरावने जो हाथ हैं, टेरिफाइड मतलब क्या होता है, डरावना, भयंकर, टेरर से युक्त। तो भयंकर जो उनके हाथ हैं, भयंकर हाथों से तात्पर्य क्या है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते उनके हाथ जो हैं वो किस प्रकार से काफी कमजोर और खुरदरे हो चुके हैं। हम लोग देखते हैं ना अपने जैसे दादी के या मम्मी के ना, आप लोग हाथ कभी अपने हाथों में लेकर के देखेंगे तो वो काफी खुरदरे होंगे, कटे फटे होंगे, जले कटे होंगे, क्योंकि वो हमेशा निरंतर कार्य करते रहते हैं हम लोगों के लिए। ऐसे कोई क्रीम लगा के थोड़ी बैठ के, पॉन्ड्स की क्रीम लगा करके मम्मी तो आज बैठ गई, नहीं करते ना मम्मी ऐसे कभी भी, वो हमेशा निरंतर कार्य करते रहते हैं। आप लोग कई बार देखते हो अपनी मम्मियों की इन बहादुरी, आप लोग जो चूल्हे के पास बैठे हुए होते थे, अब तो गैस के चूल्हे वगैरह आ गए हैं, तो कोई जो है कोयले का टुकड़ा बाहर गिर जाता था, जलता जलता पकड़ करके फट वो ऐसे अंदर डाल दिया करती थी, जिस जगह पे डालती उसको क्या बोलते थे, बेवनी, बेवनी कहते ना, बेवनी में फट हाथ से पकड़ के डाल देती थी। हम लोग डाल दें तो फट से छाले हो जाएं, क्योंकि उनके हाथ पहले से ही बहुत पके हुए हैं, वो कार्य खूब करती है, निरंतर करती रहती है। तो कभी दंतारी की चोट लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, कभी छोटे मोटे कांटे वगैरह लग जाएं तो भी उनमें खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जिम्मेदारियों का हमेशा कार्य करती रहती है। वो ऐसे डर के पीछे नहीं भागती, नहीं नहीं मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, या सर्दियों में जो है मेरे जो है ओठ फट जाएंगे, एडियां फट जाएगी। When aunt is dead, जब आंटी मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनके जो ये भयानक डरावने हाथ हैं वो पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड, स्टिल यानी क्या होता है, अभी तक,
अभी भी उनके ऊपर रिंग होगी, रिंग से ही वर्ब बना दी रिंग, जो अंगूठी है वो अभी भी उनके हाथों के ऊपर होगी। विथ ओर्डियल्स, उसी बोझ के साथ में सी वॉज मास्टर्ड बाय, इसके प्रतीक के तौर पर कि उसका जो है मास्टर कौन था, उसका मालिक कौन था। ये इस बात का चिन्ह है, प्रतीक है कि किस प्रकार से उससे पति के द्वारा जो है, पति उसका मालिक था और वो उसको उसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी। इसके प्रतीक के तौर पर उसकी मृत्यु पर्यंत जो है उसके साथ में बनी रहेगी। यानी वैवाहिक बंधन, वैवाहिक जिम्मेदारियां जो है वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसके साथ में चलती रहेगी, वो कभी भी उनके बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन दूसरी तरफ जो उसने टाइगर बनाए हैं, इन द पैनल, उसने जो एम्ब्रॉयडरी करके उस कपड़े के ऊपर जो टाइगर्स बनाए थे, दैट शी मेड, जो उसने बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो इसी प्रकार से उछल कूद करते रहेंगे। आंटी का जीवन तो कभी नहीं बदलेगा, वो मृत्यु पर्यंत जो है उसके जीवन में इसी प्रकार की समस्या रहेगी। वैवाहिक जीवन की पति की जिम्मेदारियां रहेगी, पति के द्वारा जो डोमिनेंस, उसके ऊपर अधिकार, आधिपत्य जो है जताया जा रहा है वो यूं ही बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये शेर बना रही है ना, वो तो यूं ही उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड, गर्व से, अभिमान से, अनअफ्रेड, बिना किसी डर के। तो दो अलग अलग जो है प्राणियों का, जीवों का वर्णन किया है। अब इसने जो है एक अन्य व्यक्ति के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य किसी अन्य प्राणी के द्वारा, कोई जानवर के द्वारा, किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा करवाए जाने का बोध करवाने के लिए कौन सा अलंकार होता है बेटा? मानवीकरण अलंकार होता है ना, पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन के द्वारा किए जाने वाले कार्य, पर्सोनिफिकेशन शब्द इसी से बना है। कोई पर्सन, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किसी अन्य प्राणी या अन्य जानवर या निर्जीव वस्तु से करवाए जाने का बोध करवाने वाला जो लिटरेरी टर्म्स काम में लिया जाएगा वो आपके क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो आंट जेनिफर्स टाइगर विल प्राउड एंड अनफ्रेड, भयभीत होना, डरना, घमंड करना, ये सारे किसके गुण है? मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य या गुण है। तो मनुष्य के लक्षणों को किसी अन्य प्राणी के द्वारा, शेर के द्वारा करवाए जाने का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन जो है आपके लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो these tigers will go on prancing proud and unafraid, ये शेर तो इसी प्रकार से उछल कूद करते हुए, गर्व से, अभिमान से, बिना किसी से डरे हुए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आंटी की हालात ये कि ये रहने वाली है। इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोएट सेज दैट that's not possible for aunt to achieve a freedom during her lifetime। अब वो जो आंट है वो उन जब टाइगर्स को बना रही है तो वो टाइगर्स को बनाते बनाते उनके हृदय में किस चीज की डिजायर है? उनके हृदय में डिजायर है, कामना है, डिजायर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता पाने की, आजादी पाने की। बहुत सी जो है महिलाएं इस बात का सपना देखती रहती हैं, इस प्रकार के जो है विचार रखती हैं, इस प्रकार की कामना करती हैं कि उनके जीवन में भी कभी स्वतंत्रता आएगी, उनके जीवन में भी कभी खुशियां आएगी। लेकिन आंट जेनिफर के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से सपने तो देखते हैं, सारे देखते हैं, लेकिन कईयों के पूरे हो पाते हैं, कईयों के नहीं हो पाते हैं। शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ, वो उस फ्रीडम को कब प्राप्त करेगी? ओनली आफ्टर डेथ, सिर्फ और सिर्फ कब प्राप्त कर सकती है? मृत्यु के बाद। जीवन पर्यंत उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हियर ऑल्सो द आयरनी ऑफ हर लाइफ इज दैट स्टिल, ये उसके जीवन की विडंबना है, दैट she will be tied up with the shackles in the form of her husband's wedding ring। वो इसी प्रकार की जो है बेड़ियों में, यहाँ तात्पर्य शैकल से तात्पर्य बेड़ियां, जो बंधन है वो इसी प्रकार की बेड़ियां या बंधन में बंधी हुई रहेगी जो उसके पति के द्वारा वेडिंग रिंग के रूप में दिए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। उन्हीं बेड़ियों में वो जीवन पर्यंत जकड़ी रहेगी। और ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, देयर आर द टाइगर्स, जो दूसरी तरफ उसने टाइगर डिजाइन किए हैं, वो क्या करेंगे? जो उसने हमेशा बनाए हैं, वो उसने इसी प्रकार के जीवन जीने की कामना भी की है। वो फियरलेस लाइफ ही जिएंगे, इसी प्रकार से उछल कूद करते हुए, गर्व से, अभिमान से और बहादुरी से, जो उसने कपड़े पर उकेरे हैं जैसे टाइगर, वो तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे। लेकिन उसकी आंट की कंडीशन कभी भी नहीं सुधरने वाली है, मृत्यु तक उसे इसी प्रकार की बेड़ियों का, बंधनों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसके मेन पॉइंट लास्ट में जाते जाते देख लेते हैं, फिर अपनी कहानी कथा यहीं समाप्त करते हैं। A lady whom the poet addresses is as Aunt Jennifer, उसने एक महिला को आंट जेनिफर के नाम से संबोधित किया है। और उसे किस चीज की जो है वो क्या कर रही है? बैठ करके एक कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। कविता के पहले स्टैंजा में हम लोगों ने
देखा। फिर जो है यहाँ पर जो है ये इस बात का, जिस प्रकार के शेर जो बताए गए उससे पैनल के ऊपर वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे और प्रेंस यानी जंपिंग कर रहे थे उस क्षेत्र में। They are a bright yellow in color like the color of the topaz stone, और उनका कलर कैसा है, जैसे टोपेज स्टोन होता है कीमती पत्थर, उसके समान ही उन शेरों का कलर उसमें बताया गया था। They are the proud and fearless citizens of the dense green forest, वे लोग जो है गर्व, अभिमान से और निडरता से जीने वाले निवासी है कहाँ के, हरे भरे घने जंगल के। डेंस, डेंस यानी क्या होता है, घना। Here is a contrast between, दो अलग अलग प्राणियों का वर्णन किया गया है, एक जो है वो आंट जेनिफर का और दूसरा उसके शेरों का। शेर कैसे हैं, फियरलेस है, स्ट्रेंथ से युक्त है, निडर है, और आंटी जो है वो कैसी है, कमजोर है, दुर्बल है और डर रही है। और टाइगर्स लुक एलिगेंट, दिखने में टाइगर कैसे हैं, वो एलिगेंट, शानो शौकत के हैं, चमक वाले हैं, और एक मनुष्य में जो गर्व अभिमान होता है उनसे भरे हुए हैं, बल्कि आंटी जो है वो काफी दुखी और परेशान महिला है। सेकेंड स्टैंजा में क्या था, सेकेंड स्टैंजा में उस आंटी के ट्रेमलिंग जो हैंड्स थे, कांपने वाले हाथ हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया था, और उसे डर किस बात का है, अपने पति का डर है। और निडल जो सुई का वर्णन किया गया था उसके लिए, इट वाज हार्ड फॉर हर टू पुल अ निडल आउट ऑफ क्लॉथ, उस कपड़े से सुई तक खींचना आंटी के लिए काफी मुश्किल था। उसके बाद वर्णन करता है, देयर वाज अंकल्स वेडिंग बैंड ऑन हर हैंड, उसके हाथ के ऊपर अंकल के द्वारा दी गई जो रिंग है वो भी उसके पास ही थी, और उससे ये प्रतीत हो रहा है कि शी वॉज डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, वो अपने पति के ऊपर निर्भर थी। शी इज स्टिल बर्डन, वो अभी भी उसी रिंग के बोझ तले दबी हुई है, या बोझ किस प्रकार का बोझ है, शादी के बंधन का बोझ है, जो मनुष्य जो है पुरुष अपने पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, उसकी जो है उसके प्रति जो बाध्यता है, उसके प्रति जो बर्डन है, उसी का वर्णन किया गया है। और लास्ट स्टेंजा में उन्होंने क्या किया था कि आंट जेनिफर जो है वो ऐसे टाइगर बना रही है, तो उसके बनाने का पीछे का उद्देश्य तो ये है, फ्रीडम चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है, उसके अंदर की जो है डिजायर है कि वो उन शेरों को बना करके, जैसे शेर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, वो भी उसकी कामना है ऐसा जीवन यापन करें, और वो भी उसकी डिजायर है कि वो स्ट्रांग होए, फियरलेस होए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सी इज ओवरपावर्ड बाय हर हस्बैंड, वो अपने पति के द्वारा शासित है, और उसका जो है यहाँ पर इस प्रकार की जो कामना है वो कभी पूर्ण होनी नहीं है। कवि के हिसाब से वो मौत तक ही यूं ही साथ चलती रहेगी, बट इट इवन आफ्टर दैट, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो रिंग उसके हाथ पर ही रहेगी, और मृत्यु के बाद तो मनुष्य लालची होता है, तो रिंग तो साथ में छोड़ने से रहा, है ना भाई। कुछ लोग तो यहाँ तक आसानी से नहीं निकले तो क्या काट निकालने पड़ी, ऐसे भी खूब है, होता है ना। आप लोग तो नहीं, आपके आसपास नहीं, अपने आसपास नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। कोरोना काल में देखते थे ना, जब कोई कोरोना से पॉजिटिव होता था, बीमार होता था, तब तो परिजन कोई नजदीक ही नहीं आते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई उसका तो टिकट कट गया है, दूसरे दिन पहुंच जाते थे कि उसका ये मोबाइल था, उसकी ये घड़ी थी, उसकी ये रिंग थी, हम उसके परिजन हैं, दीजिए हमें। समाप्ति के बाद उस समय डर रहे थे उनको लेने से, हालांकि ये भी सही है, लेकिन इस प्रकार की जो है चीजें हैं वो मृत्यु पर्यंत तक जो है उनके साथ बनी रहेगी, और उसके बाद ही जो है उन्हें उससे छुटकारा मिल सकेगा। अंगूठियां सोने वगैरह की हो उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ भाई, खोटोड़ी या लोहे वाली तो कौन खोले। बट स्टिल इवन आफ्टर डेथ द रिंग शेल रिमेन ऑन हर हैंड, और आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद उसकी कामना किस चीज की, फ्रीडम और फियरलेस जीवन जीने की, वो हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। और टाइगर तो इसी प्रकार से उछल कूद करते हुए आनंद पूर्वक गर्व से अभिमान से जीवन यापन करते रहेंगे। तो ये थी एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसमें संपूर्ण बातों को हमने देखने का प्रयास किया। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए।